हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का ये हम लोग का 6th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक कवर्ड इन दिस लेक्चर्स आर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। किसी सर्कुलर डिस्क पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे ओसिलेशंस ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ 2 पॉइंट चार्ज रखते हैं हम लोग, उसके बीच में कोई थर्ड चार्ज रखते हैं तो उस थर्ड चार्ज को अगर किसी खास डायरेक्शन में मूव कराते हैं और उसको छोड़ दें तो ओसिलेट करता रहेगा। ये कंडीशन क्या है, ऑसिलेशंस को हम लोग स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड जो डेरिवेशंस है या जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे और उस पर किस तरह का सवाल हो सकता है ये सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क ऑफ चार्ज। कोई सर्कुलर डिस्क है चार्ज का, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट, डिस्क के एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, डिस्क के सेंटर से पास होने वाली लाइन जो उस डिस्क के प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो। तो देखिए इस तरह का हम लोग एक डिस्क कंसीडर कर रहे हैं। इस पे टोटल चार्ज जो है वो Q है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज पर यूनिट एरिया जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा हर यूनिट एरिया में। उसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि सिग्मा होगा, ठीक है। अब इस डिस्क के सेंटर से गुजरने वाली लाइन एक्सियल लाइन कहलाएगी। उस लाइन पे कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं एक पॉइंट ले लिए। अब इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी पता करना है तो पूरे डिस्क के कारण एक साथ तो हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो या तो इसको पॉइंट में डिवाइड करेंगे या फिर ऐसे शेप में डिवाइड करते हैं जिस शेप का फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पहले से जानते हैं। तो पिछले लेक्चर में ही हम लोग डिस्कस किए थे किसी सर्कुलर रिंग के कारण एक्सियल पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये हम लोग पहले से डेरिवेशन से जान चुके हैं या उसका रिजल्ट हमको पता है कि क्या होगा। तो इसको अगर हम लोग रिंग में डिवाइड करें तो आप कह सकते हैं कि ये जो डिस्क है वो ढेर सारे रिंग से बना है जिसका रेडियस 0 से लेकर के इसका जो रेडियस होगा कैपिटल R वहाँ तक वेरी करेगा। तो वैसा ही एक रिंग इस पे हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक रिंग कंसिडर कर ले हम लोग, ये एक थिन रिंग कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा लिया गया है सिर्फ पिक्चर की क्लैरिटी के लिए, लेकिन जितना संभव हो उतना छोटा थिकनेस रखना है इसका। हम लोग अभी सेंटर से जो लाइन है एक्सिस वाली लाइन, उससे इसकी दूरी जो है वो x लिया गया है और ये जो रिंग हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं r है और थिकनेस dr है और इस पे नेट चार्ज जो आएगा उसको हम लोग मान लेते हैं dq है, ठीक है। थिकनेस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग dr कंसिडर कर रहे हैं। थिकनेस यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट मान ले रहे हैं, r को वेरी कराएंगे 0 से लेकर के कैपिटल R तक जो इसका रेडियस होगा। तो जितने रिंग है सब रिंग मिल जाएंगे और हम कह सकते हैं कि डिस्क को ढेर सारे रिंग में डिवाइड कर दिए और हर रिंग का फील्ड इंटेंसिटी हमको पता है, उसको सबको सिर्फ जोड़ना है। इस रिंग के कारण फील्ड इंटेंसिटी जो है एक्सियल पॉइंट पे एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस रिंग पे जो चार्ज dq है उस स्मॉल चार्ज के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी है उसको हम लोग मान रहे हैं d है, ठीक है। x के डायरेक्शन में ही नेट फील्ड इंटेंसिटी होगा और y और z के डायरेक्शन में जो फील्ड इंटेंसिटी होता है उन सब कंपोनेंट्स को जोड़ने के बाद 0 रिजल्ट मिलता है। तो जो नेट फील्ड इंटेंसिटी है वो dx ही है, ठीक है। इसको लिखना कैसे है, इसमें हम लोग लिखते हैं द डिस्क ऑफ चार्ज इज डिवाइडेड इनटू थिन रिंग ऑफ थिकनेस dr। जो डिस्क ऑफ चार्ज है उसको थिन रिंग में डिवाइड करते रहे जिसका थिकनेस dr है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट्री रिंग ऑफ चार्ज इज, इस एलिमेंट्री रिंग ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग दिखा सकते हैं इस तरह से, D इज इक्वल टू 1/4πε0। ये तो K भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू Q लिखते हैं, पर जो रिंग पे चार्ज है वो dq है तो चार्ज को हम लोग dq लिखेंगे इंटू x डिवाइडेड बाई r² प्लस x² होल टू द पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया है, आप पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें हम लोग रिंग के कारण एक्सियल पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी उसका फॉर्मूला डिराइव किए थे 1/4πε0 qx डिवाइडेड बाई
वहाँ पे रेडियस हम लोग कंसिडर किए हैं a, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। यहाँ पे रेडियस कंसिडर किए हैं r, तो यहाँ पे a की जगह पे r लिया गया है, ठीक है। और इसके पहले जो डेरिवेशन हुआ था उसमें रिंग पे चार्ज q था, यहाँ पे जो रिंग कंसिडर किया गया उस पर चार्ज dq है, तो q की जगह पे dq लिखा गया। तो ये रिजल्ट आप वेरीफाई कर सकते हैं पिछले डेरिवेशन से, या उस रिजल्ट्स का ही हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये जितना भी रिंग बनेगा यहाँ पे, सभी रिंग के कारण फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम होगा। जब सारे वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन सेम हो तभी हम उसको इंटीग्रेशन के मेथड से जोड़ पाते हैं, नहीं तो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना पड़ता है फिर जोड़ते हैं। तो यहाँ आपको कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग को समझना है, ये जो रिंग हम लोग ले रहे हैं इसको अब इंटीग्रेट करना होगा। जैसे जैसे अब हम लोग यहाँ पे रिंग को चेंज करते हैं, रिंग का रेडियस लेना है 0 से लेकर के कैपिटल R तक, तो सारे रिंग आएंगे और सबके कारण फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा। तो जैसे जैसे आप रेडियस चेंज करते हैं वैसे वैसे रिंग का साइज चेंज होगा। रिंग का साइज जब चेंज होगा तो उस पर जो चार्ज है वो भी चेंज होने लगेगा। तो रिंग पे चार्ज जो है वो भी वेरी कर रहा है कह सकते हैं, और साथ साथ R वेरी कर रहा है। दो वेरिएबल है, अब इसको इंटीग्रेट करने से पहले दोनों वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना होगा। और दूसरी बात, ये dq हम लोगों को कैसे पता चलेगा, तो ये रिंग का जो एरिया है उससे हमको dq पता चलेगा, क्योंकि पूरे एरिया पे q चार्ज है, तो इस रिंग के एरिया पे चार्ज कितना होगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, इस डिस्क को सीधा कर लीजिए। यहाँ पे ये डिस्क को जब सीधा कर लेंगे तो आपको ये सर्कुलर रिंग दिख रहा है। इस सर्कुलर रिंग का, ये दोनों जो व्हाइट लाइन है उसके बीच का जो रिंग का एरिया है वो कैलकुलेट करना है। अब ये थिकनेस जितना लिया गया है, एक्चुअल में इतना थिकनेस नहीं लेना है, ये थिकनेस जितना छोटा हो सके उतना छोटा कंसीडर करना है। तो जब थिकनेस बहुत छोटा होगा तो जो रेडियस अंदर से और बाहर से जो है वो दोनों लगभग बराबर होगा। अब इसको आप बीच से कहीं से काट के सीधा कर लीजिए। जब सीधा कर लेंगे तो ये शेप कुछ आपको इस तरह का मिलेगा। ये जो अंदर वाली लाइन है ये अंदर वाले सर्कल के बराबर का होगा, और बाहर वाले जो लाइन है वो ऊपर वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर होगा। अब क्योंकि थिकनेस बहुत छोटा है तो ये दोनों का लेंथ भी बराबर होगा। तब ये शेप आपको एग्जैक्टली रेक्टेंगल के जैसा दिखने लगेगा, जिसमें थिकनेस dr होगा और लेंथ जो होगा वो 2πr के बराबर होगा। यहाँ से रेडियस r था तो ये 2πr के बराबर होगा। तो इसका चार्ज जब कैलकुलेट करना हो तो हम लोग dq = लिखते हैं सिग्मा इंटू da, और da किसकी बात कह रहे हैं, ये रिंग का जो एरिया है उसका बात कर रहे हैं। तो रिंग का एरिया हम लोग कैसे लिखेंगे, रिंग का एरिया लिखना होगा 2πr इंटू dr, ये लेंथ लिखेंगे 2πr इंटू थिकनेस dr। तो ये रिंग का एरिया मिल गया। एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल चार्ज मिल गया, नेट चार्ज। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे जैसे r चेंज होता है वैसे वैसे dq की वैल्यू भी चेंज हो रहा था। dq और r में रिलेशन भी मिल गया। अब वापस आते हैं हम लोग E के लिए, जो एक्सप्रेशन था उस पर E के लिए हम लोग लिख सकते हैं जो dA था उस d को हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू dq इंटू x था। तो dq की वैल्यू 2π सिग्मा r dr है, 2π सिग्मा r dr लिखेंगे इंटू x, सबको मिला दिए एक साथ। नीचे है r² प्लस x² होल टू द पावर 3/2। ये डायरेक्शन के लिए हम लोग I का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये d जो है साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे रिंग बड़ा होता जाएगा d की वैल्यू चेंज होता जाएगा, पर डायरेक्शन सेम है, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन की मदद से जोड़ सकते हैं। अब इसी क्वांटिटी को जोड़ना है सभी रिंग के लिए, तो इंटीग्रेशन की मदद ली जा सकती है। इसको हम लोग क्या करेंगे, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी कंप्लीट डिस्क, पूरे डिस्क के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी का सम होगा। तो इसको सम कैसे दिखाते हैं, डी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं। इसमें पाई सिग्मा और एक्स कांस्टेंट है, पाई सिग्मा एक्स बाहर ले लिए, 2 को अंदर छोड़े हैं, अभी बताएंगे क्यों अंदर छोड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन लगाएंगे तो नीचे वाला को किसी ऐसे वेरिएबल से चेंज किया जाता है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन में, उसका डिफरेंशिएशन दूसरा जो पार्ट है उसके बराबर हो जाए। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे वाले के डिफरेंशिएशन के बराबर हो जाए, इसलिए 2 छोड़ा गया है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन भी लगाना है। तो आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए कि r² प्लस x² को हम लोग कोई वेरिएबल मान लेते हैं t। यहाँ पे पुटिंग r² प्लस x² इज इक्वल्स टू t।
अब आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें x क्योंकि कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, r स्क्वायर का हो जाएगा 2r, उस इंटू डी आर लिखना होगा जब पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, तो r 2r dr लिखेंगे और ये dt हो जाएगा। तो इसको डिफरेंशिएट करने से 2r स्क्वायर का हो जाता है 2r इंटू आर। डिफरेंशिएट करने पे हमेशा याद रखिए एक पावर कम होता है, x टू द पावर n वाला फॉर्मूला लगाना है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो वो करके हम लोग डिफरेंशिएट किए तो 2r dr इज इक्वल टू dt मिला। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को t से रिप्लेस कर सकते हैं और 2r dr को हम लोग dt से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आ जाएगा। अब इसको पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, ऊपर dt नीचे t टू द पावर 3/2। अब t टू द पावर 3/2 मीन्स हो गया t टू द पावर, ये नीचे डिनोमिनेटर में जब ऊपर ले जाएंगे तो t टू द पावर -3/2, और x टू द पावर n वाले कॉन्सेप्ट पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, x टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई n+1। जब इंटीग्रेट करते हैं तो पावर में एक जोड़ते हैं तो n+1 डिवाइडेड बाई n+1 करेंगे तो t टू द पावर -3/2 + 1 करेंगे तो ये -1/2 हो गया। तो जो n+1 की वैल्यू है उसी से इसको डिवाइड करेंगे, यानी -1/2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस साइन ऊपर लग जाएगा, 1/2 में 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो 2 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करके ये रिजल्ट आया। अब इसमें लिमिट रखना है 0 से r। देखिए जो वेरी कर रहा है वो r की वैल्यू है 0 से कैपिटल R, t की नहीं। तो दो काम कर सकते हैं कि अगर r की वैल्यू 0 रखते हैं तो x का जो लिमिट हो जाएगा वो x स्क्वायर से लेकर के कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तक वेरी करेगा, या फिर आप t को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए। t के जगह पे हम लोग वापस यहाँ पहले t को रीअरेंज कर लेते हैं, -2 डिवाइडेड बाई √t है। अब t के जगह पे हम लोग R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे, उसके बाद लिमिट रखेंगे। ठीक है, तो ये काम हम लोग यहाँ कर लेते हैं। t के जगह पे R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रख लेते हैं। अब एक r वेरिएबल था तो इसमें एक बार अपर लिमिट रखेंगे कैपिटल R, माइनस करेंगे, फिर इसके जगह पे वैल्यू रखेंगे 0। तो ये हमको इस तरह से मिलेगा। एक बार अपर लिमिट रखें माइनस, फिर -2 बाई √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में r की वैल्यू 0 रखेंगे तो √x मिला। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं तो यहाँ पे ये 2/x हो गया है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इसको पहले लिख दिए और ये माइनस वाला टर्म को बाद में लिख लिए। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो 2 को बाहर ले सकते हैं और x को अंदर ले आते हैं तो ये दोनों x कट जाएगा, एक ऊपर भी x नीचे भी है और यहाँ एक x आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा ये 1 और यहाँ आ गया -x बाई √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। अब इसी में कभी कभी स्पेशल केस पूछा जाता है, ये σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x बाई √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें x की अलग अलग वैल्यू पुट कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। पर कुछ केसेज में जहाँ x का वैल्यू बहुत छोटा हो या r बहुत बड़ा है, डिस्क का साइज बहुत बड़ा है, तो उस केस में जो पॉइंट है वो बहुत क्लोज होगा और उस पॉइंट के लिए जो ये सीट है, ये सर्कुलर डिस्क जो है वो इन्फिनाइट सीट के जैसा दिखेगा। जब कभी भी इन्फिनाइट सीट के कारण किसी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी पता करना हो तो आप इसी एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फिनाइट सीट कब होगा, जब r बहुत बड़ा है, डिस्क का साइज बहुत बड़ा है x के कंपैरिजन में, तो x बहुत पास होगा। तो वैसे केस में आप कह सकते हैं कि यहाँ r स्क्वायर के तुलना में r स्क्वायर बहुत बड़ा है और x बहुत छोटा है, तो ऊपर न्यूमरेटर जो है बहुत छोटा और डिनोमिनेटर बहुत बड़ा, तो ये रेशियो लगभग 0 हो सकता है, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इन्फिनाइट सीट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इफ r इज मच ग्रेटर देन x, ये अगर कंसिडर करते हैं, इसको इन्फिनाइट सीट ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। तो उस केस में हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा ये टर्म 0 के करीब हो जाएगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर लेंगे। x बहुत छोटा कह रहे हैं और r बहुत बड़ा उसके तुलना में, तो x जब बहुत छोटा होगा तब हमारा रिजल्ट जो होगा वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको गॉस लॉ में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन्फिनाइट सीट ऑफ चार्ज के कारण फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको रिजल्ट में याद रखना है कि किसी डिस्क के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी होगा उसके एक्सियल पॉइंट पे, उसको इस रिजल्ट से याद रखना है। इसमें कई बार क्या होता है कि सिग्मा की वैल्यू नहीं दी हुई है, पूरे डिस्क पे चार्ज दिया हुआ है, तो उस चार्ज को एरिया से डिवाइड कर देंगे। यहाँ Q डिवाइडेड बाई एरिया कितना होता है, πr स्क्वायर।
तो इसके जगह पे q डिवाइडेड बाई नीचे 2 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से रिजल्ट दिया जा सकता है। अब आइए एक और सिचुएशन हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए एक सिचुएशन जो दिया गया है वो है 2 पॉइंट चार्ज लिया गया है कैपिटल Q, उसके सेंटर में एक चार्ज रखे हैं स्मॉल q। तो 2 पॉइंट चार्ज के सेंटर में एग्जैक्टली जब कोई थर्ड चार्ज रखते हैं तो दोनों का जो फोर्स होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा और नेट फोर्स इस पे 0 होगा। तो अभी इस पे नेट फोर्स 0 है। और कंसीडर करते हैं कि अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों अगर नेगेटिव है तो उसी नेचर का ये भी चार्ज है। अगर एक केस कंसीडर करते हैं कि ये दोनों मान लेते हैं पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसको किसी एक तरफ आप डिस्प्लेस कर देते हैं इसी लाइन पे, तो ये जिसके नज़दीक जाएगा उसका रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा, इसका रिपल्सन फोर्स बढ़ेगा इस तरफ और इसका रिपल्सन फोर्स कम होगा। तो जब हम इसको इधर लेके जाने की कोशिश करते हैं तो फोर्स उल्टा इधर लगने लगता है। जब इसको हम लोग इस तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं तो इसका रिपल्सन का फोर्स बढ़ेगा और इसका कम होगा। तो ये इसको रिपेल करके वापस फिर सेंटर में लाना चाहेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे इस पॉइंट चार्ज को किसी एक डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो ये दूसरे तरफ तेजी से भागेगा। सेंटर पे आने के बाद वो फिर सेकेंड और दूसरे तरफ पास कर जाएगा। जब दूसरे तरफ जैसे सेंटर के दूसरे साइड पास करने लगा तो उधर से भी फोर्स लगेगा। तो इस तरह से ये आगे पीछे ऑसिलेट करता रहेगा। आप ये सिचुएशन ऐसे दिखा सकते हैं इस तरह से। इस पॉइंट चार्ज को हम लोग डिस्प्लेस कर देते हैं किसी भी एक तरफ तो ये सेंटर के दोनों तरफ आगे पीछे ऑसिलेट करता रहेगा। अब इस ऑसिलेशन का नेचर कैसा होगा ये पता चलेगा इस पे लगने वाले फोर्स से। तो एक केस हम लोग कंसिडर करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ये अपने सेंटर से किसी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिए इसको x से। अब इस पे फोर्स कैसा लग रहा है ये देखेंगे। इस पे नेट फोर्स जो होगा एक चार्ज के कारण जो फोर्स है F1 और दूसरे का F2 है इस तरफ, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही नेट फोर्स होगा। तो F1 F2 को कैसे लिखना है, F1 जो होगा इसका क्या होता है K Q1 Q2 बाई K की जगह 1/4πε0 लिए हैं, तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक तो R कंसिडर कर रहे हैं सेंटर तक प्लस x करेंगे तो R प्लस एक्स का होल स्क्वायर और दूसरे में हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R है, उसमें x कम करना है तो R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, इसमें जो कॉमन है उसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे Q कैपिटल Q स्मॉल q दोनों में कॉमन है बाहर ले लिए, 4πε0 दोनों में कॉमन है बाहर ले लिए। यहाँ बचा 1/r प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो आप देखेंगे इधर r माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ इस तरफ r प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में, तो ये r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx और इधर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2rx, लेकिन माइनस साइन के कारण सब माइनस हो जाएगा तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर में माइनस 4rx। तो इसको सॉल्व करने पे ऊपर माइनस 4rx और ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे और होल टू द पावर 2 कर लेंगे। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लिए। अब इसको थोड़ा सा आप देखेंगे कि जो नेट फोर्स है वो किस तरह से लग रहा है। वो x के साथ आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे x चेंज होगा फोर्स भी चेंज होगा। तो इसमें एक केस और कंसिडर करते हैं हम लोग, अगर x की वैल्यू बहुत छोटा हो, ये x की वैल्यू बहुत छोटा हो तो नीचे वाले टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। r स्क्वायर के कंपैरिजन में x स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो इसको जब नेग्लेक्ट कर देंगे तब वैसे केस में क्या होगा। हम लोग केस कंसिडर कर रहे हैं फॉर स्मॉल x की वैल्यू जहाँ बहुत छोटा है उसमें क्या करते हैं कि ये नीचे का टर्म नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ऊपर r है और नीचे r स्क्वायर का पावर 2 r टू द पावर 4 हो जाएगा, एक r कैंसिल होकर r क्यू हो गया। अब आप देखेंगे तो ये सारा टर्म जो है वो कांस्टेंट है, इधर ये टर्म कांस्टेंट है x को छोड़कर। अब अगर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के कंडीशन के साथ, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होने का एक ही कंडीशन है
कि जो फोर्स है वो x के प्रोपोर्शनल हो जाए और उसके अपोजिट हो जाए। तो देखिए x इस तरफ है, फोर्स इसके ठीक अपोजिट है, नेगेटिव साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें F1 छोटा है, F2 बड़ा है, यानी इधर वाले चार्ज का फोर्स बड़ा है, यानी इस तरफ फोर्स होगा। तो नेट फोर्स x के ठीक अपोजिट है। और इसको अगर कंपेयर करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन F = -kx से, तो x को छोड़ के जो बाकी टर्म है वो फोर्स कांस्टेंट k को बता रहा है। अब जब फोर्स कांस्टेंट k पता हो तो टाइम पीरियड हम लोग बता सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। तो 2π√m/k लिखेंगे, यहाँ चार्ज पार्टिकल का मास लिख लेंगे और k की जगह पे ये सारा वैल्यू पुट करेंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा वो इस तरह का होगा। तो कई बार इसमें टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। नेक्स्ट सिचुएशन हम लोग कंसीडर करते हैं कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना रखते, नेगेटिव चार्ज रखते, तब क्या होगा। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये बीच में जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। अब इसको अगर आप किसी एक तरफ डिस्प्लेस करते हैं, इस सेंटर पे क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे की तरफ फोर्स लगा रहा है, या आप कह सकते हैं दोनों जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये दोनों नेगेटिव है और बीच वाला पॉजिटिव है, तो उसमें भी दोनों अट्रैक्ट करेंगे। बस दिखाना क्या है कि कैपिटल Q स्मॉल q अपोजिट नेचर के जब होंगे तब ये सिचुएशन अराइज होगा। दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं और नेट फोर्स इस पे 0 हो जा रहा है क्योंकि दोनों का फोर्स बराबर है। पर जैसे ही इसको आप किसी एक डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर देते हैं तो ये जिसके पास जाएगा उसका अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ जाएगा और दूसरे का अट्रैक्शन का फोर्स कम हो जाएगा। तो जिसका अट्रैक्शन का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा वो उसको अपने तरफ खींच लेगा। यहाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन होने का या ऑसिलेशन होने का केस नहीं बन रहा है, वैसा कोई कंडीशन नहीं अराइज हो रहा है। पर अगर यदि हम लोग इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करते हैं, जरा सा ऊपर लेके जाते हैं, तो ये अपने तरफ खींचेगा और ये भी अपने तरफ खींचेगा, तो नेट फोर्स जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, फिर ये वापस यहाँ आ जाएगा। और यहाँ आते आते जब ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा तो फिर ये दूसरी तरफ भागने की कोशिश करेगा। जब ये दूसरी तरफ आएगा तो दोनों अपने तरफ इसको खींचेंगे और नेट फोर्स फिर ऊपर हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इसको अगर ये परपेंडिकुलर लाइन जो इसके लाइन ज्वाइनिंग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग अगर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए तब ये ऑसिलेट करता रहेगा। जैसे यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से इसको डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहेगा। अब कभी कभी सवाल पूछता है कि इसमें जो ऑसिलेशन हो रहा है उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो ऑसिलेशन के नेचर को समझने के लिए फिर से हमको इस पर नेट फोर्स देखना होगा। इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि किसी एक साइड ही अगर डिस्प्लेस्ड हो, इसको अगर हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेस करके ले आए हैं तो दोनों इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये इस लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग फोर्स लगेगा। यहाँ हम लोग डिस्टेंस मान लिए d है इससे, और इस चार्ज से भी डिस्टेंस d है, और इस सेंटर पॉइंट से इस दोनों चार्ज का जो डिस्टेंस है वो r है। यहाँ पे ये जो एंगल है वो थीटा बन रहा है। तो इस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है उसी के लॉन्ग फोर्स लगेगा। फोर्स इधर लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लग रहा है। अब ये नेट फोर्स जो होगा वो इधर बीच से गुजरेगा, या आप इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लीजिए। तो एक कंपोनेंट ऊपर एक नीचे, इसका भी उसी तरह एक कंपोनेंट ऊपर एक नीचे। ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये वाला भी एंगल थीटा होगा। अगर ये फोर्स F पता हो तो इधर F cos थीटा और नीचे का जो कंपोनेंट होगा वो F sin थीटा होगा। तो F cos थीटा दोनों कैंसिल हो जाएगा। नीचे 2F sin थीटा जो आएगा उसी को हमको ऐड करना है, या इसको F1 F2 मान ले तो इधर F1 sin थीटा इधर F2 sin थीटा का सम होगा। क्योंकि F1 F2 मैग्नीट्यूड में बराबर है तो मैग्नीट्यूड जब कैलकुलेट करना है तो F1 F2 को बराबर लेंगे तो 2F1 sin थीटा लिख सकते हैं। नेट फोर्स कैसे लिखना है, F = 2F1 sin थीटा। इसको भी F1 मान ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड क्योंकि बराबर है, इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही, दोनों को F1 मान लिए। दोनों में से किसी एक का मैग्नीट्यूड ले लेंगे। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे F की वैल्यू लिख सकते हैं। F की वैल्यू क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस d² है। ये फोर्स हो गया इंटू साइन थीटा। अब आप इसमें साइन थीटा की जो वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं x है। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यानी x/d। तो साइन थीटा की भी वैल्यू रखती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये d भी चेंज हो रहा है जैसे जैसे ऊपर नीचे जा रहा है। तो d के साथ और x के साथ या पोजीशन के साथ x और d चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज होगा।
पर अगर हम लोग केस कंसिडर करें कि x बहुत छोटा है, तो जब x बहुत छोटा होगा तो d और r दोनों क्या हो जाएंगे, लगभग बराबर हो जाएंगे, यानी d के वैल्यू में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। तब वैसे केस में इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर इंटू डी, डी क्यू हो गया, और डी को हम लोग अगर आर लिखते हैं तो आर क्यू लिख देंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो एक्स के प्रोपोर्शनल है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे है। आप चाहे तो यहाँ माइनस साइन भी लगा सकते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए, पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अब इस एक्सप्रेशन को हम कंपेयर करते हैं, मान लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन से, एफ इजिकल्स टू माइनस के एक्स। तो यहाँ पे के की वैल्यू, एक्स को छोड़ के जो कांस्टेंट है वो के की वैल्यू बताएगा। अब टाइम पीरियड के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के की वैल्यू आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्मॉल क्यू बाई आर क्यू, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। इसमें के की वैल्यू क्या रखेंगे, के की वैल्यू यहाँ से जो आया उसको रख देंगे, के की वैल्यू पुट करेंगे तो ये टाइम पीरियड मिलेगा। तो इस तरह से इस सिचुएशन में भी टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जा सकता है। आप अगर क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा का जो है उससे सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 और 32 इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा गया है। तो आप अभी तक जितना हम लोग लेक्चर डिस्कस किए हैं 1 से लेकर 6 तक, तो इसके आधार पे आप एस.सी. का क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का, उसमें क्वेश्चन 1 से लेकर के 34 तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो एस.सी.बी. के हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर में है, कुछ बुक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं उसी में दिया हुआ है। तब हम लोग यहाँ के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।